Assalamu alaikum. Today we're going to start another topic which is related to the principles of routine exodoncia. So let's start it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So before starting the new topic, let's go through what we have studied in the previously. So first then we have actually read about the indications for the removal of teeth. तो हमने कैरीज के बारे में पढ़ा था. कैरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि जब वो रिस्टोरेबल ना हो, ठीक है ना, एंड द पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट मच कॉस्टली प्रोसीजर टू सेव द टूथ. ओके. सेकेंड हमने पल्प निक्रोसिस के बारे में पढ़ा था. पल्प निक्रोसिस क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि जब व्हेन द टूथ इज़ एक्चुअली नॉट अमेनेबल, ठीक है, जब वो एक्चुअली एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, या नहीं हो सकता, या एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा हो, ये हो सकता है. या सेकेंडली ये हो सकता है कि जो रूट कनाल होता है वो बड़े कैल्सिफाइड हो जाते हैं और वो एंडोडोंटिक के ट्रीटमेंट से नहीं होते, उन टेक्निक से, ठीक है, और पेशेंट को या आरसीटी की है लेकिन रिलीव नहीं होता पेन, ठीक है. फिर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थोडोंटिक पेरिडोंटल डिजीज़ में जब सवियर पेरिडोंटल डिजीज़ होती है, हमें पता है कि बड़ा एक्सेसिव बोन लॉस होता है और इरिवर्सिबल टूथ मोबिलिटी होती है. तो ऑफकोर्स इन सवियर बोन लॉस जब टूथ मोबाइल होता है तो हमने करना होता है इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए, हमने कभी कभार करना होता है, टूथ को निकालना होता है. लेकिन पेरिडोंटल डिजीज हमें पता है कि बोन लॉस बड़ी सेवियर होती है एंड इट इंक्रीज द टूथ मोबिलिटी ड्यू टू विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सेकेंड हमने क्या फिर हमने पढ़ा था ऑर्थोडोंटिक रीजंस. फॉर ऑर्थोडोंटिक रीजंस एक्चुअली कि टू रिलीव द क्राउडिंग एंड क्रिएट स्पेस फॉर द टूथ अलाइनमेंट. हमने क्या करना होता है ना कि हमने कि जो क्राउडिंग की होती है उसको और जो स्पेस बनाना होता है टूथ के अलाइनमेंट के लिए. एंड फॉर दिस वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली एक्सट्रैक्ट की जाती है इन पर्पसेस के लिए, ठीक है. फिर हमने पढ़ा था माल पोजीशन टीथ. माल पोजीशन टीथ मतलब व्हेन द टीथ आर एक्चुअली मोर टेटेड टुवर्ड्स द बकल और लिंगुअल एंड दे कैन इरिटेट योर टिश्यूज़, ठीक है. अगर वो बकली है तो वो क्या करेंगे, कॉज इरिटेशन टू द चीक्स करेंगे. अगर हम कर ले लिंगुअली तो लिंगुअली कभी कभार वो दांतों को वो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो हाइपर इरप्टेड हो या सुप्रा इरप्शन हो तो वो क्या करते हैं, वो प्रोस्थेसिस की कंस्ट्रक्शन में इंटरफेयर करते हैं. क्रैक्टेड टीथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेनफुल होता है, वो एक्चुअली रेस्टोरेशन कंजर्वेटिव टेक्निक से फिर मैनेजेबल नहीं होता. और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर की होती है तो कभी कभार वो भी पेशेंट को पेन रिलीव नहीं करती और टूथ जो है वो और ब्रिटल हो जाता है. इम्पैक्टेड टीथ है वो निकालना होता है कभी कभार हमने, अगर आर्च में उसके लिए जगह ना हो. सुपर न्यूमरी टीथ हम एक्सट्रैक्ट करते क्यों, क्योंकि कभी कभार वो जो है इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ के साथ इंटरफेयर करता है. जो परमानेंट टीथ है उसको इरप्ट नहीं होने देता है या रिजॉर्प्शन या डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है, ठीक है. फिर हमने पढ़ा था कि टीथ एसोसिएटेड विद पैथोलॉजिक लीजन, जैसे हमारे पास सिस्ट होते हैं, ठीक है, कभी कभार हमारे पास टीथ रिटेन हो जाते हैं और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट में हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपने निकालना होता है, क्योंकि कभी मेंटेनिंग द टूथ, मेंटेन आपने टूथ तो किया होता है लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है उस कॉम्प्लेक्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ लीजन को, ठीक है. लीजन हटाना फिर एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है. रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन अगर आपने करनी है पेशेंट को तो आपने इससे पहले एक्चुअली उन सारे टूथ को निकालना होता है जो कैरियस होते हैं या वीक होते हैं, क्योंकि आफ्टर द रेडिएशन पेशेंट के मुंह में फाइब्रोसिस होते हैं, बोन हीलिंग का फिनोमिना स्लो हो जाता है तो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता. टूथ इन्वॉल्व इन जॉ फ्रैक्चर, अगर बेसिकली टीथ है जो इन्वॉल्व है आपके फ्रैक्चर में, आपका मैंडिबुलर फ्रैक्चर है या एल्वुलर है, तो वो भी आपने निकालना होता है, क्योंकि कभी कभार टूथ इंजर हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं या बड़ा लेग्जेट सवेली हो जाता है फ्रॉम द बोनी टिश्यू, जिसकी वजह से प्रॉपर रिडक्शन या फिक्सेशन हम फ्रैक्चर को ठीक नहीं कर सकते जब तक हम उस दांत को रिमूव ना करें. तो बड़ा इंपॉर्टेंट. कभी कभार फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, पेशेंट आरसीटी नहीं कर सकता, एक्सपेंसिव नहीं, तो एक्सट्रैक्शन बिकम्स वेरी ईजी फॉर देम टू एक्चुअली टू डू दैट प्रोसीजर. इन लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन वी हैव स्टडीड एक्चुअली अबाउट रेडिएशन फॉर कैंसर्स, और ये तब जब हम आफ्टर करें. इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्योंकि इसमें पेशेंट को ऑस्टियो निक्रोसिस हो जाता है, बोन हीलिंग स्लो हो जाती है, एनोरेबिक कंडीशन होती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसमें हम फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं जो प्लाज्मा लेवल ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो फिर
क्या होता है कि वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। सेकंड हमने पेरिकोरोनाइटिस पर आता है, ठीक है। पेरिकोरोनाइटिस जब ठीक हो जाता है तो फिर आप सर्जिकली ट्रीट कर सकते हो पेशेंट को, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इन्फेक्शन में ही दांत को निकाल दोगे तो बड़ी उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट डेंटल एल्वेलर एब्सेस में पढ़ा था कि वही बात है कि आप जब इसको रिजॉल्व कर लोगे तो आपने टूथ तब निकालना है, लेकिन अगर आपने उसका वेट नहीं किया और उसमें उसी से मतलब उस हालत में दांत निकाला तो इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बेटर कि आप एंटीबायोटिक थेरेपी दें और फिर एक्सट्रैक्शन पॉसिबल करें जितना जल्दी हो सके उसके बाद, ठीक है। फिर हमने ये लोकल हमने पढ़ा। फिर हमने सिस्टमेटिक में अनकंट्रोल डायबिटीज़ और रीनल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सबसे बड़ी बात जो होती है बोन हीलिंग फिनोमेना स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास रेडियो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं और वो एक्चुअली जो सेल्स हैं ना, जैसे उनकी सेलुलर एक्टिविटी को डिसफंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो बोन हीलिंग बड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। हमारे पास उस कंडीशन में ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लड वेसल फॉर्मेशन स्लो हो जाती है, न्यू ब्लड वेसल्स नहीं बनते। हमने रीनल के बारे में पढ़ा था कि यूरेमिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे, तो क्लॉट नहीं बनेगा। हाइपरटेंशन पर आता है कि अगर ब्लड पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ है तो आपने कभी नहीं करना, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगा, तो हीलिंग अगेन, ठीक है। फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि ब्लड डिसऑर्डर में हीमोफीलिया पर आता है ऑफकोर्स, जिसमें फैक्टर 8-9 एब्सेंट होता है तो क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसमें भी एक्सट्रैक्शन करना नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई, आपने प्रिकॉशन हर चीज़ में लेनी होगी। फिर आपने क्या होता है कि फिर आपके पास वो आ जाता है पेशेंट, प्रेगनेंसी का पेशेंट होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड में तो आपने प्रोसीजर करना ही नहीं है, सेकेंड में फिर भी हम करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सवेयर पेन हो और बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है, उससे पहले आपने नहीं करना, ठीक है। फिर हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था कि ड्रग जैसे बिस्फॉस्फेनेट से आपने ऐसे पेशेंट में आपने एक्सट्रैक्शन नहीं करनी, क्योंकि उसमें बोन रिमॉडलिंग का फिनोमिना बहुत वो इफेक्ट करता है बोन रिमॉडलिंग को, तो आप उस पेशेंट में भी नहीं देते। Now starting with the new topic that is actually clinical evolution of the tooth for remover, that सबसे पहले टूथ निकालने से पहले आपने पहले तो उस टूथ को देखना है, उसको क्लिनिकली एवोल्यूट करना है, उसको क्लिनिकली मॉनिटर करना है कि हम उसको रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। एक्सेस टू द टूथ होता है। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, एंजाइटी कंट्रोल। सबसे पहले हम एंजाइटी कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पेशेंट कभी कभार बहुत ज़्यादा एंगिश हो जाता है जब वो एक्चुअली डेंटल यूनिट चेयर को देखता है या वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं जिसके थ्रू उसका प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहली बात, आपने पेशेंट को क्या करना होता है, रिलैक्स करना होता है बिफोर द सर्जरी, ठीक है। और डेंटिस्ट को बड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है अपनी एबिलिटीज़ पर कि वो उसकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सके। और आप किस तरह कर सकते हैं, आप इंजोलेटिक्स दे सकते हैं बिफोर द प्रोसीजर। ऐसे पेशेंट्स की जो अपॉइंटमेंट्स है वो शॉर्ट रखा करे, अर्ली रखा करे तो बेहतर होता है। ऐसे पेशेंट में आप नाइट्रिक ऑक्साइड सेडेशन दे सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप सॉफ्ट वो कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं, मतलब रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। इस्टेब्लिश गुड रिपोर्ट विद द पेशेंट करना होता है, ठीक है। आपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन रखनी है, कंटिन्यूस उसको कम्युनिकेट रखना है कि बेसिकली उसका जो वो डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर आपने हेल्थ ऑफ़ द पेशेंट को देखना है, ठीक है। सबसे पहले उसमें क्या देखना होता है, हेल्थ स्टेटस, पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री में कि उसको डायबिटीज़ है यानी हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं किया, डेंटल सर्जरी की बारे में एक्चुअली यू आस्क अबाउट द पेशेंट दैट डिड यू एवर डन अ फिलिंग और डिड यू बिफोर डू एनी डेंटल प्रोसीजर, और अबाउट हर एलर्जिक कि किसी ने आपको एक्चुअली एनेस्थीसिया लगाया था या इंजेक्शन लगाया था, आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ उसकी वजह से। सो यू हैव टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग, एक्चुअली एग्जामिनेशन करते हैं प्रॉपर्ली और इन्वेस्टिगेट करते हैं पेशेंट ने, तब आप करते हैं। फिर इसके बाद हम एक्सेस टू द ट्रूथ आ जाते हैं। इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं वो पेशेंट की माउथ ओपनिंग देखते हैं, ठीक है, कि ये माउथ ओपनिंग कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब हम एक्चुअली जब करेंगे तो हम एनेस्थीसिया लगाएंगे, तो डज द पेशेंट हैज़ प्रॉपर मैक्सिमम माउथ ओपनिंग और नॉट। मैक्सिमम जो माउथ ओपनिंग फॉर द मैन एक्चुअली है वो एक्चुअली 45 to 55 मिलीमीटर है, एंड फॉर फीमेल्स इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम 35 to 40 millimeter, okay। So you have to check the mouth opening for these patients, ठीक है, क्योंकि limited mouth opening you cannot actually do you cannot give local anesthesia, yeah, or to perform a local extraction,
ठीक है। तो आपने पेशेंट का देखना है, क्योंकि अगर आपका पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ माउथ ओपनिंग के साथ आता है तो फिर आप सर्जिकल अप्रोच करते हैं इंस्टेड ऑफ जो रूटीन आप यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपने पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल, ठीक है। तो द सर्जन शुड लुक फॉर रिडक्शन ऑफ ओपनिंग के माउथ ओपनिंग तो नहीं है। फिर आपने पेशेंट को देखना है कि अगर माउथ ओपनिंग लिमिटेड है तो अगर ट्रिस्मस है तो ये क्यों है। आइदर ये इन्फेक्शन ऑफ मसल्स और मेस्टिकेशन की वजह से, TMJ की वजह से, या फाइब्रोसिस की वजह से है, ठीक है। फिर ठीक है। देन यू ऑल्सो चेक फॉर द लोकेशन पोजीशन ऑफ द के अदर टूथ किस तरह है, कहीं वो बकली टिल्टेड या वो लिंगुअली टिल्टेड तो नहीं है, प्रॉपर्ली अलाइंड है या नहीं है, क्या आप प्रॉपर्ली एक्सेस कर सके उन उसके विद एलिवेटर्स एंड फोर्सेप्स, ठीक है। कहीं क्राउडेड तो नहीं है, माल पोजीशन तो नहीं है, हम निकाल सकते हैं या हमें बड़ा डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। इसी जब आपके पास एक्सेस एक प्रॉब्लम बन जाती है, सो डिफरेंट फोर्सेप्स कैन बी नीडेड। आप बड़े डिफरेंट प्रोसेस और सर्जिकल अप्रोच पर उसके लिए करना होता है, क्योंकि वो दांत फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर आप एक्सेस नहीं कर सकते।